देरी किए आज के इस एक्सप्लेनर की शुरुआत करते हैं। हमारे आसपास एक पूरी ऐसी अदृश्य दुनिया है जिसे खुली आंखों से नहीं देखा जा सकता, लेकिन सच मानिए ये हमारे जीवन के हर एक हिस्से को चला रही है। आज की इस चर्चा में हम ये डिकोड करने वाले हैं कि कैसे ये अदृश्य सूक्ष्म जीव यानी माइक्रोब्स हमारी सुबह के नाश्ते से लेकर जीवन रक्षक दवाओं तक सब कुछ आकार देते हैं। ये सिर्फ विज्ञान का विषय नहीं है, ये हमारे वजूद का आधार है। इस एक्सप्लेनर को हम 6 मुख्य हिस्सों में बांटकर समझेंगे। पहला, रसोई में सूक्ष्म जीव। दूसरा, औद्योगिक स्तर पर किण्वन। तीसरा, एंटीबायोटिक क्रांति। चौथा, आवश्यक रसायन। पांचवा, जीवन रक्षक जैव सक्रिय अणु। और अंत में एक क्विक एंजाइम चेक। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले हिस्से से, रसोई में सूक्ष्म जीव। बात जब रसोई की होती है तो सबसे पहला नाम आता है लैक्टोबैसिलस यानी LAB का। ये वो बैक्टीरिया है जो दूध में बड़ी तेजी से पनपता है। ये सिर्फ दूध को फाड़ता ही नहीं है, बल्कि एक पूरी बायोकेमिकल प्रोसेस के तहत ऐसा अम्ल पैदा करता है जो दूध के प्रोटीन, जिसे केसीन कहते हैं, उसे जमा देता है और आंशिक रूप से पचा भी देता है। और बस इसी प्रक्रिया से हमारा वो रोजमर्रा का साधारण सा दही तैयार हो जाता है। अब यहाँ जो बात सबसे ज्यादा दिलचस्प है वो ये है कि लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया सिर्फ दूध का रूप नहीं बदलता, बल्कि उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू को कहीं ज्यादा बढ़ा देता है। यह प्राकृतिक रूप से विटामिन B12 की मात्रा को बढ़ाता है। साथ ही जब ये हमारे पेट में जाता है तो एक रक्षक की तरह काम करता है और बीमारी पैदा करने वाले बाकी हानिकारक सूक्ष्मजीवों को रोकता है। ये एक बहुत ही क्रूशियल पॉइंट है जिसे हमेशा याद रखना चाहिए। अब बेकरी और अपने पसंदीदा दक्षिण भारतीय व्यंजनों की ओर चलते हैं। सैकेरोमाइसीस सेरेविसी, जिसे आमतौर पर बेकर्स यीस्ट के नाम से जाना जाता है, इन सब का एक बहुत ही अहम हिस्सा है। चाहे वो ब्रेड का आटा हो या फिर इडली और डोसे का बैटर, उनका वो फूला हुआ रूप फर्मेंटेशन यानी किण्वन का ही नतीजा है। इस प्रोसेस में भारी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, जो आटे के अंदर फंस जाती है और उसे वो जालीदार फूला हुआ टेक्सचर देती है। वैसे सूक्ष्म जीवों का इस्तेमाल पारंपरिक क्षेत्रीय पेय पदार्थों को बनाने में भी खूब होता है। टॉडी इसका एक बहुत ही बेहतरीन उदाहरण है। ये दक्षिण भारत का एक बेहद लोकप्रिय पारंपरिक पेय है, जिसे ताड़ के पेड़ यानी पाम ट्री के रस को फर्मेंट करके तैयार किया जाता है। अलग अलग सूक्ष्म जीव बिल्कुल अलग तरह के रिजल्ट देते हैं। ध्यान देने वाली बात है कि एक तरफ स्विस चीज है जिसमें बड़े बड़े छेद होते हैं। ये छेद प्रोपियोनिबैक्टीरियम शार्मेनी नामक बैक्टीरिया द्वारा भारी मात्रा में छोड़ी गई कार्बन डाइऑक्साइड गैस की वजह से बनते हैं। वहीं दूसरी तरफ है रॉकफूड चीज। इसे एक खास तरह के कवक या फंगस पर उगाकर पकाया जाता है, जिससे इसे एक बेहद विशिष्ट स्वाद मिलता है। मतलब एक गैस पैदा करने वाला बैक्टीरिया है तो दूसरा स्वाद बढ़ाने वाला कवक। बिल्कुल अलग अलग तरीके। अब आगे बढ़ते हैं दूसरे हिस्से की तरफ, औद्योगिक स्तर पर किण्वन। बड़े औद्योगिक स्तर पर ब्रूअर्स यीस्ट का उपयोग करके मॉल्टेड अनाज और फलों के रस को एथेनॉल में बदला जाता है। लेकिन फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा, ये पूरी तरह से आसवन यानी डिस्टिलेशन की प्रोसेस पर निर्भर करता है। बिना आसवन के वाइन और बियर बनते हैं, जिनमें अल्कोहल की मात्रा काफ़ी कम होती है। लेकिन जब आसवन का इस्तेमाल होता है तो हमें उच्च सांद्रता वाले पेय मिलते हैं, जैसे कि विस्की, ब्रांडी और रम। चलिए अब रुख करते हैं हमारे तीसरे हिस्से का, एंटीबायोटिक क्रांति। एंटीबायोटिक्स शब्द का जो भाषाई विरोधाभास है वो अपने आप में बहुत ही दिलचस्प है। ग्रीक भाषा में एंटी का अर्थ है खिलाफ और बायो का अर्थ है जीवन। तो तकनीकी रूप से इसका मतलब हुआ जीवन के खिलाफ। लेकिन किसके जीवन के खिलाफ? दरअसल ये केवल उन रोग पैदा करने वाले जीवों के लिए एंटी लाइफ है। इंसानों के संदर्भ में देखा जाए तो ये पूरी तरह से प्रो लाइफ यानी जीवन रक्षक हैं, जो रोगजनकों के खिलाफ एक बहुत ही घातक हथियार की तरह काम करते हैं। पेनिसिलिन की खोज चिकित्सा इतिहास की सबसे दिलचस्प घटनाओं में से एक है। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग अपनी लैब में काम कर रहे थे, तभी उन्होंने अचानक देखा कि पेनिसिलियम नोटैटम नामक एक कवक ने स्टैफिलोकोकी बैक्टीरिया की ग्रोथ को पूरी तरह रोक दिया है। यह बस एक साधारण सी लैब दुर्घटना थी, लेकिन बाद में अर्नेस्ट चेन और हावर्ड फ्लोरे ने इसकी पूरी क्षमता को दुनिया के सामने रखा। इसका असर इतना विशाल था कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान इसने अनगिनत अमेरिकी सैनिकों की जान बचाई और युद्ध की दिशा ही बदल कर रख दी। इसी युगांतकारी खोज के लिए इन तीनों वैज्ञानिकों को 1945 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था।
अब आते हैं चौथे हिस्से पर, आवश्यक रसायन और अम्ल। यहाँ सबसे क्रूशियल पॉइंट ये है कि सूक्ष्मजीवों, उनके प्रकारों और उनके द्वारा बनाए जाने वाले आवश्यक औद्योगिक अम्लों के बीच की ये जोड़ियाँ बेहद महत्वपूर्ण हैं। इन्हें समझना और याद रखना बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि ये कंसेप्ट्स बार बार सामने आते हैं। चलिए इस बायोलॉजिकल नाम, उसके क्लासिफिकेशन और उससे मिलने वाले केमिकल प्रोडक्ट के बीच एक स्पष्ट संबंध बनाते हैं। एस्परजिलस नाइजर एक कवक है जो साइट्रिक अम्ल देता है। एसिडोबैक्टर एसिडी, जैसा कि नाम से ही समझ आ रहा है, ये एक बैक्टीरिया है जो एसिटिक अम्ल यानी सिरका बनाता है। क्लोस्ट्रिडियम ब्यूटाइलिकम भी एक बैक्टीरिया है और ये ब्यूटायरिक अम्ल पैदा करता है। लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया लैक्टिक अम्ल देता है। और अंत में सैकरोमाइसीस सेरेविसी, जो कि एक यीस्ट या कवक है, वो एथेनॉल के निर्माण के लिए जिम्मेदार है। ये पूरी लिस्ट इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री का एक बहुत ही शानदार माइक्रोबायोलॉजिकल नक्शा है। अब बढ़ते हैं पांचवें हिस्से की ओर, जीवन रक्षक जैव सक्रिय अणु। सच कहूं तो ये प्रोसेस वाकई में चमत्कारी है। यहाँ 3 बहुत ही खास सूक्ष्मजीव हैं जो आधुनिक चिकित्सा में किसी जीवन रक्षक से कम नहीं है। पहला है स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया, जिससे स्ट्रेप्टोकाइनेज मिलता है। ये हार्ट अटैक यानी मायोकार्डियल इन्फार्क्शन के मरीजों में ब्लड वेसल्स के थक्के हटाने के लिए एक क्लॉट बस्टर के रूप में काम करता है। दूसरा है ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम, जो एक कवक है। ये साइक्लोस्पोरिन ए बनाता है। जब किसी मरीज का ऑर्गन ट्रांसप्लांट होता है तो ये ग्राफ्ट रिजेक्शन को रोकने के लिए इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट का काम करता है। और तीसरा मोनास्कस पर्प्यूरियस, जो एक यीस्ट है। ये स्टैटिन पैदा करता है, जो सीधे ब्लड में कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कम करने में मदद करता है। ये सच में अद्भुत है कि कैसे ये सूक्ष्मजीव इतनी गंभीर बीमारियों का बिल्कुल सीधा समाधान दे देते हैं। और अब हमारा आखिरी और छठा हिस्सा, एक त्वरित एंजाइम चेक। सूक्ष्म जीवों द्वारा बनाए गए इन एंजाइमों के कुछ बहुत ही रोजमर्रा के और व्यावहारिक उपयोग भी हैं, जैसे कि लाइपेज एंजाइम। इसे लॉन्ड्री डिटर्जेंट में मिलाया जाता है ताकि कपड़ों से तेल और ग्रीस के वो जिद्दी धब्बे आसानी से हटाए जा सकें। और क्या कभी ये ख्याल आया है कि बाजार से खरीदा गया बोतलबंद फलों का रस इतना साफ और ट्रांसपेरेंट क्यों होता है? वो पेक्टिनेज और प्रोटीएज एंजाइमों का ही कमाल है, जिनका इस्तेमाल रस को कमर्शियल लेवल पर साफ और शुद्ध करने के लिए किया जाता है। हम बात कर रहे हैं वाहित मल उपचार यानी सीवेज ट्रीटमेंट और बायोगैस प्रोडक्शन में हमारे इन छोटे छोटे सूक्ष्म जीवों की कमाल की। हम इस पूरे प्रोसेस को बहुत ही सिंपल तरीके से विजुअलाइज करेंगे, तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। आज का हमारा फ्लो एकदम क्लियर रहेगा। हम सचमुच एक गंदे पानी की बूंद के सफ़र को ट्रैक करेंगे, जो एक ट्रीटमेंट प्लांट से शुरू होकर बायोगैस बनने तक जाता है। शुरुआत करेंगे वाहित मल की चुनौती से, फिर देखेंगे प्राइमरी और सेकेंडरी ट्रीटमेंट, उसके बाद उस बहुत ही इंपॉर्टेंट BOD कॉन्सेप्ट को डिकोड करेंगे और आखिर में देखेंगे कि बायोगैस कैसे बनती है। तो सबसे पहले ये वाहित मल या सीवेज की चुनौती है क्या? देखिए, हमारे शहरों और महानगरों से रोजाना लाखों लीटर गंदा पानी निकलता है। ये एक मैसिव प्रॉब्लम है। इसे हम सीधे प्रकृति या नदियों में तो बहा नहीं सकते। इसका ट्रीटमेंट करना बिल्कुल मस्ट है। अब ये सीवेज तकनीकी रूप से है क्या? ये सिर्फ पानी नहीं है, ये शहरों से निकलने वाला वो वेस्ट वाटर है जिसमें मुख्य रूप से ह्यूमन वेस्ट यानी मानव मल मूत्र होता है। इसमें इतना सारा ऑर्गेनिक मैटर और खतरनाक रोगजनक सूक्ष्मजीव होते हैं कि ये सच में एक जहरीला मिक्सचर बन जाता है। इसीलिए इसे बिना ट्रीटमेंट के साफ नदियों में छोड़ना नामुमकिन है। अब इस पानी को ट्रीट कैसे करें? इसके लिए इसे सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट या STP से गुजारा जाता है। यहाँ एक बहुत ही क्लासिक एग्जाम पॉइंट है, इसे ध्यान रखिएगा। ट्रीटमेंट के 2 मेन फेज होते हैं। पहला है प्राइमरी ट्रीटमेंट, जो पूरी तरह से एक फिजिकल या भौतिक प्रोसेस है, और दूसरा है सेकेंडरी ट्रीटमेंट, जो पूरी तरह से बायोलॉजिकल या जैविक प्रोसेस है। इन दोनों का फर्क हमें एकदम क्लियर होना चाहिए। चलिए अब सीधे चलते हैं ट्रीटमेंट प्लांट के पहले स्टेज पर, यानी प्राइमरी ट्रीटमेंट में, जो कि हमारा फिजिकल प्रोसेस है। यहाँ कोई भी केमिकल या बैक्टीरिया काम नहीं करता, सिर्फ 2 सिंपल फिजिकल स्टेप्स हैं। पहला सीक्वेंशियल फिल्ट्रेशन, जहाँ बड़ी बड़ी जालियां लगाकर तैरते हुए कचरे जैसे प्लास्टिक या पत्तियों को छान लिया जाता है। दूसरा स्टेप है सेडिमेंटेशन। पानी को बड़े टैंकों में शांत छोड़ देते हैं ताकि भारी मिट्टी और कंकड़ गुरुत्वाकर्षण से नीचे बैठ जाएं। अब जो ठोस कचरा नीचे बैठ गया उसे हम प्राइमरी स्लज कहते हैं, और जो लिक्विड ऊपर बचता है उसे एफ्लुएंट या अपलाव कहते हैं। यही एफ्लुएंट अब अगले स्टेप में जाएगा।
तो अब बारी आती है सेकेंडरी ट्रीटमेंट की, जो कि एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है। यहीं से कहानी बड़े लेवल की छटाई से निकलकर माइक्रोस्कोपिक दुनिया के एक छोटे से युद्ध में बदल जाती है। उस एफ्लुएंट को अब बड़े बड़े वायवीय टैंकों यानी एरिएशन टैंक्स में डाला जाता है। इन टैंकों में लगातार हवा पंप की जाती है। इस भरपूर ऑक्सीजन की वजह से पानी के अंदर मौजूद एरोबिक या वायवीय सूक्ष्मजीव बहुत तेजी से ग्रो करते हैं और फ्लॉक्स बना लेते हैं। ये फ्लॉक्स असल में बैक्टीरिया और फंगस के जालीदार गुच्छे होते हैं। और कमाल की बात यह है कि ये फ्लॉक्स उस पानी में मौजूद सारे ऑर्गेनिक कचरे को अपना खाना समझकर तेजी से खाने लगते हैं। और इसी पॉइंट पर हमारा वो कॉन्सेप्ट आता है जो हर साल एग्जाम्स में धूम मचाता है और जिस पर हमें पूरा फोकस करना है। चलिए बीओडी को डिकोड करते हैं। बीओडी यानी बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, ये असल में है क्या? सिंपल शब्दों में कहें तो 1 लीटर पानी में जितना भी ऑर्गेनिक कचरा है उसे पूरी तरह से ऑक्सीकृत करने या पचाने के लिए बैक्टीरिया को जितनी ऑक्सीजन चाहिए होती है वही बीओडी है। मतलब ये माइक्रोब्स कचरे को खाने के लिए लिटरली ऑक्सीजन को अंदर खींचते हैं, सांस लेते हैं। तो इसका सीधा सा गणित क्या निकला? प्रदूषण का लेवल बीओडी के सीधे समानुपाती है। पानी में कचरा जितना ज्यादा, बैक्टीरिया को उसे पचाने के लिए उतनी ही ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए। मतलब बीओडी उतना ही हाई। और जैसे जैसे ये माइक्रोब्स कचरा खाते जाएंगे, पानी साफ होता जाएगा और बीओडी कम होता जाएगा। जब बीओडी एकदम गिर जाए तो समझ लीजिए कि पानी अब साफ हो चुका है। पानी साफ होने के बाद इस पानी को एक सेटलिंग टैंक या निक्षेदन टैंक में भेज देते हैं। यहाँ पानी शांत होता है तो वो जो भारी फ्लॉक्स थे वो नीचे बैठ जाते हैं। इस नीचे बैठे हुए माइक्रोब्स के समूहों को हम एक्टिवेटेड स्लज कहते हैं। अब यहाँ एक बड़ी मजेदार चीज होती है। इस स्लज का थोड़ा सा हिस्सा निकालकर वापस पहले वाले एरिएशन टैंक में डाल दिया जाता है। ये इनोक्युलम या जामन का काम करता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे हम दूध से दही जमाने के लिए थोड़ा सा पुराना दही डालते हैं। जामन तो वापस चला गया, साफ पानी आगे नदियों में छोड़ दिया गया। लेकिन एक बड़ा सवाल सामने आता है। उस सेटलिंग टैंक में जो इतना सारा एक्टिवेटेड स्लज या कचरा बच गया था, आखिर उसका क्या होता है? यहीं से हमारा 5वां और आखिरी चरण शुरू होता है, बायोगैस उत्पादन। ये वो चमत्कारी स्टेज है जहां हम एक बचे हुए अनुपयोगी कचरे को एक बेहद कीमती एनर्जी सोर्स में बदल देते हैं। उस भारी भरकम स्लज को अब बड़े बड़े अवायवीय टैंक को या एनेरोबिक स्लज डाइजेस्टर में डाल दिया जाता है। यहाँ ऑक्सीजन बिल्कुल नहीं होती। ऐसे माहौल में कुछ खास एनेरोबिक या अवायवीय बैक्टीरिया पनपते हैं और वो उन पहले वाले एरोबिक बैक्टीरिया और फंगस को ही खाना शुरू कर देते हैं, उन्हें पचा जाते हैं। और जब वो ऐसा करते हैं तो बाय प्रोडक्ट के रूप में एक बहुत ही ज्वलनशील गैस निकलती है। यही हमारी बायोगैस है। बायोगैस का केमिकल मेकअप समझना बहुत दिलचस्प है। इसमें हाइड्रोजन सल्फाइड और कार्बन डाइऑक्साइड तो होते ही हैं, लेकिन जो सबसे बड़ा हिस्सा है, जो कि गैस का मेन हीरो है, वो है मीथेन। ये मीथेन ही वो कंपोनेंट है जो इस गैस को जलने लायक और ऊर्जा का एक बेहतरीन स्रोत बनाता है। अब इसे हम गांवों की डेली लाइफ से जोड़ते हैं। ग्रामीण इलाकों में गोबर गैस का भी यही कॉन्सेप्ट है। ये जो मीथेन बनाने वाले बैक्टीरिया हैं, जिन्हें हम मिथेनोजेंस कहते हैं, ये नेचुरली मवेशियों जैसे गाय भैंस के रूमेन यानी उनके पेट के पहले हिस्से में पाए जाते हैं। वहाँ इनका काम घास फूस के सेल्यूलोज को पचाना होता है। इसीलिए गाय के गोबर में ये बैक्टीरिया भरपूर होते हैं और गोबर बायोगैस बनाने के लिए एकदम परफेक्ट होता है। अब सेशन के आखिर में कुछ ऐसे डायरेक्ट फैक्ट्स देख लेते हैं जो एग्जाम्स में सीधे पूछे जाते हैं। भारत में बायोगैस तकनीक को डेवलप करने का क्रेडिट KVIC यानी खादी और ग्रामोद्योग आयोग और IARI यानी भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान को जाता है। और हाँ, हमारी नदियों को बचाने के लिए पर्यावरण और वन मंत्रालय ने ही गंगा एक्शन प्लान और यमुना एक्शन प्लान शुरू किए थे, जिसके तहत ये सारे STP बनाए जा रहे हैं। इन्हें तो बिल्कुल मेमोरी में लॉक कर लीजिए। अक्सर जब माइक्रोब्स यानी सूक्ष्म जीवों का नाम आता है तो दिमाग में बस बीमारियां या फिर किताबों में छपे उबाऊ फैक्ट्स ही आते हैं, है ना? लेकिन आज इस सोच को बिल्कुल पलट देते हैं। आज हम इन सूक्ष्म जीवों को सिर्फ बीमारी फैलाने वाले कीटाणुओं की तरह नहीं, बल्कि एक अदृश्य सेना यानी इनविजिबल आर्मी की तरह देखेंगे। एक ऐसी रक्षक और पोषण करने वाली सेना जो हमारी फसलों और कृषि को बचाने के लिए दिन रात मोर्चे पर डटी हुई है। अब इस चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले एक बहुत ही गंभीर सवाल सामने आता है। क्या रसायनों का जहर घोले बिना
पर्यावरण को बचाते हुए अपनी फसलों को सुरक्षित रखना और पैदावार बढ़ाना मुमकिन है। आज के समय में रासायनिक कीटनाशक हमारी मिट्टी, पानी और यहाँ तक कि हमारे भूजल को बुरी तरह प्रदूषित कर रहे हैं। यही जहरीले रसायन फल और सब्जियों के जरिए हमारे शरीर तक पहुंच रहे हैं। तो क्या कोई ऐसा रास्ता है जो हमें इस जहरीले चक्र से बाहर निकाल सके? इस मुश्किल सवाल का सबसे बेहतरीन और प्राकृतिक जवाब है जैव नियंत्रण या बायो कंट्रोल। सीधे शब्दों में कहें तो पौधों की बीमारियों और कीटकों यानी पेस्ट्स को कंट्रोल करने के लिए बायोलॉजिकल तरीकों का इस्तेमाल करना। मतलब फैक्ट्रियों में बने जहरीले रसायनों की जगह हम प्रकृति के ही डिफेंस सिस्टम को अपनाते हैं। ये एक तरह से प्रकृति को ही प्रकृति का रक्षक बनाने की शानदार रणनीति है। तो चलिए देखते हैं कि आज के इस विश्लेषण में क्या-क्या शामिल है। शुरुआत होगी केमिकल क्राइसिस और उसके बायोलॉजिकल सॉल्यूशन से। फिर बात होगी प्रमुख बायो कंट्रोल एजेंट्स, वायरल स्नाइपर्स और आखिर में बायो फर्टिलाइजर्स के तौर पर फंगी और साइनोबैक्टीरिया के जबरदस्त रोल पर। भाग 1, रसायन संकट और जैविक हल, हमारी प्राकृतिक युद्धभूमि। भाग 2, प्रमुख जैव नियंत्रक, इस सूक्ष्म सेना के खास योद्धा। इस अदृश्य सेना की बनावट बड़ी दिलचस्प है। प्रकृति ने हर दुश्मन के लिए एक खास रक्षक तैयार किया है। जैसे लेडी बर्ड, वही लाल और काली धारियों वाला खूबसूरत भृंग, ये एफिड्स का सफाया करने में बिल्कुल माहिर है। वहीं ड्रैगन फ्लाई मच्छरों की आबादी को कंट्रोल करता है। और अगर ट्राइकोडर्मा की बात करें तो ये एक फ्री लिविंग कवक है जो पौधों की जड़ों में पाया जाता है और कई हानिकारक प्लांट पैथोजेंस के खिलाफ एक बहुत ही असरदार ढाल की तरह काम करता है। इसे याद रखना बहुत आसान है। भाग 3, वायरल स्नाइपर्स और पीड़क प्रबंधन, प्रकृति के विशिष्ट जैविक हथियार। अब बात करते हैं बैसिलस थुरिंजिएंसिस यानी बीटी की, जिसे मशहूर तौर पर बीटी कहा जाता है। ये एक ऐसा जीवाणु है जो बटरफ्लाई कैटरपिलर का सबसे बड़ा दुश्मन है। इसके काम करने का तरीका किसी एक्शन फिल्म से कम नहीं है। इसके सूखे स्पोर्स को पानी में मिलाकर पौधों पर छिड़का जाता है। जैसे ही कोई कैटरपिलर इन पत्तों को खाता है, ये स्पोर्स उसके पेट में चले जाते हैं। वहां पहुंचकर ये एक ऐसा टॉक्सिन यानी विष छोड़ता है जो सीधे कैटरपिलर की आंत यानी मिडगट में छेद कर देता है और बस कैटरपिलर का काम तमाम। ये अंदर से बाहर की तरफ हमला करता है। और हाँ, इसी जीवाणु के विष बनाने वाले जीन को वैज्ञानिकों ने पौधों में ही डाल दिया है, जिसे आजकल हम बीटी कॉटन के नाम से जानते हैं। और जब हम स्नाइपर्स की बात कर ही रहे हैं तो बैक्यूलोवायरस का जिक्र तो बनता है। ये ऐसे वायरस हैं जो मुख्य रूप से न्यूक्लियोपॉलीहेड्रोवायरस वंश में आते हैं। इनकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये प्रजाति विशिष्ट यानी स्पीसीज स्पेसिफिक होते हैं। इसका मतलब है कि ये केवल अपने तय लक्ष्य पर ही निशाना साधते हैं। इनका स्पेक्ट्रम इतना नैरो यानी संकीर्ण होता है कि आसपास के पौधों, स्तनधारियों, पक्षियों या अन्य गैर लक्षित कीटों पर कोई असर नहीं पड़ता। इस युद्ध में कोई भी निर्दोष नहीं मारा जाता। इसी वजह से इन्हें इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट या आईपीएम के लिए सबसे परफेक्ट माना जाता है। भाग 4, बायो फर्टिलाइजर्स या जैव उर्वरक, प्रकृति की अपनी सप्लाई लाइंस। आजकल हर जगह ऑर्गेनिक फार्मिंग यानी जैविक खेती की चर्चा है, लेकिन असली जैविक खेती तब भी मुमकिन है जब हम रासायनिक खादों को हटाकर बायो फर्टिलाइजर्स को अपनाएं। बायो फर्टिलाइजर्स यानी जैव उर्वरक कोई बेजान केमिकल नहीं है, बल्कि ये वो जीवित जीव हैं जो मिट्टी की न्यूट्रिशनल क्वालिटी को बढ़ाते हैं। ये एक तरह से पोषण के जीते जागते कारखाने हैं जो हमारी मॉडर्न एग्रीकल्चर की असली नींव रख रहे हैं। मिट्टी में नाइट्रोजन फिक्स करने के लिए 2 अलग-अलग तरह के कार्यकर्ता दिन रात लगे रहते हैं। एक तरफ हैं सिम्बायोटिक यानी सहजीवी जीवाणु जैसे राइजोबियम, जो दालों वाले पौधों की जड़ों के साथ एक गहरी पार्टनरशिप में रहते हैं। और दूसरी तरफ हैं फ्री लिविंग यानी मुक्त जीवी जीवाणु जैसे एजोस्पिरिलम और एजोटोबैक्टर। ये किसी पर निर्भर नहीं होते, बल्कि स्वतंत्र रूप से मिट्टी में घूमते हैं और नाइट्रोजन का लेवल बढ़ाते हैं। दोनों का तरीका भले ही अलग हो, लेकिन मकसद बिल्कुल एक ही है, मिट्टी को ताकतवर और उपजाऊ बनाना। भाग 5, कवक और साइनोबैक्टीरिया, इस सेना की अंतिम 2 टुकड़ियां। तो यहां सबसे गौर करने वाली बात है माइकोराइजा। ये शब्द सुनने में थोड़ा साइंटिफिक और मुश्किल जरूर लग सकता है, लेकिन इसके पीछे का कॉन्सेप्ट बहुत ही शानदार है। ये असल में कवक और बड़े पौधों की जड़ों के बीच के एक सिम्बायोटिक या सहजीवी रिश्ते का नाम है। ग्लोमस वंश के कवक इसका बहुत ही बेहतरीन उदाहरण है। ये प्रकृति का एक जबरदस्त टीम वर्क है। अब सोचने वाली बात यह है कि इस टीम वर्क से पौधे को आखिर मिलता क्या है?
इसके फायदे वाकई कमाल के हैं। पहला, ये कवक मिट्टी से फास्फोरस को खींचकर सीधे पौधे तक पहुंचाता है। दूसरा, ये पौधे की जड़ों को बीमारियों से बचाने के लिए एक सॉलिड सिक्योरिटी शील्ड देता है। और तीसरा, जो सबसे खास है, ये पौधे को अत्यधिक नमक यानी लवणता और सूखे ड्रॉट जैसी मुश्किल स्थितियों को सहने की गजब की ताकत देता है। एक तरह से ये कवक पौधे के लिए बेहतरीन लाइफ सपोर्ट सिस्टम का काम करता है। और अब आती है हमारी आखिरी टुकड़ी, साइनोबैक्टीरिया, या जिन्हें हम ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहते हैं। ये स्वपोषी सूक्ष्म जीव हैं जो पानी और जमीन दोनों ही जगह नाइट्रोजन फिक्स करने का हुनर जानते हैं। इसके कुछ प्रमुख उदाहरण हैं एनाबीना, नॉस्टॉक और ऑसिलेटोरिया। खासकर अगर धान के खेतों यानी पैडी फील्ड्स की बात की जाए तो वहां तो ये साइनोबैक्टीरिया किसी चमत्कार से कम नहीं है। ये मिट्टी में ऑर्गेनिक मैटर जोड़ते हैं और उसकी उर्वरता को कई गुना तक बढ़ा देते हैं। इन सब बातों को गहराई से समझने के बाद एक बात तो बिल्कुल साफ हो जाती है, सूक्ष्मजीव सिर्फ और सिर्फ बीमारियां फैलाने वाले पैथोजन नहीं हैं, बल्कि इसके एकदम उलट ये मानव कल्याण और हमारी कृषि के असली रक्षक और पोषण करने वाले हैं। बायो कंट्रोल और बायो फर्टिलाइजर्स के रूप में इनका काम करने का तरीका सच में हैरान करने वाला है। इसी के साथ मानव कल्याण में इन छोटे लेकिन ताकतवर जीवों के रोल पर हमारा ये विश्लेषण पूरा होता है। अंत में इस चर्चा को एक गहरे सवाल के साथ विराम देते हैं। क्या सूक्ष्म जीवों की ये अदृश्य दुनिया ही हमारी इस दृश्य दुनिया को इकोलॉजिकल तबाही से बचाने की आखिरी चाबी हो सकती है? जिस पर्यावरण को रसायनों के कहर से बचाने की हम जद्दोजहद कर रहे हैं, शायद उसका सबसे असली और पक्का समाधान हमारे पैरों के नीचे उस मिट्टी में मौजूद जीवों के पास ही है, जिन्हें हम देख तक नहीं सकते। ये सवाल यकीनन गहराई से सोचने लायक है। इस विश्लेषणात्मक सफर में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।